तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में स्टूडेंट की बीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा लगी है, उनका सब्जेक्ट हिंदी है, तो उनको वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी हैं और उसका उत्तर भी मैंने समाहित किया ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए। बीए प्रथम वर्ष यानी कि बीए फर्स्ट ईयर है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है और सेमेस्टर आपका द्वितीय यानी कि सेकेंड सेमेस्टर है। प्रश्न पत्र का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। यानी जितने भी प्रश्न आएंगे वो जो ऑफिस में जिस भी हिंदी का प्रयोग ऑफिसों में किया जाता है, सरकारी कामकाजों में किया जाता है, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे और साथ साथ में कंप्यूटर से भी संबंधित प्रश्न होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी। ओके, तो सबसे पहले प्रश्न है ही यही कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से एक एक छांट छांट करके नोट किए हैं, फिर उसका उत्तर तैयार किया है। ठीक है, तो आप मेन क्वेश्चन पे और उसके उत्तर पे फोकस कीजिए और किसी पे फोकस नहीं करना, ठीक है, फालतू की चीज़ों पे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कार्यालय, या फिर कार्यालय हिंदी हो सकता है, फिर कार्यालय हिंदी, ठीक है, दोनों एक ही है। तो कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नोट करिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्यालय हिंदी का अभिप्राय यानी कि मतलब उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों के दैनिक कार्यों में होता है। मतलब कि कार्यालय हिंदी वह हिंदी होती है जिसका प्रयोग जो सरकारी ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, उसमें प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, कामकाज होते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है, उसको कार्यालय हिंदी कहेंगे। बाकी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वह हिंदी जिसका प्रयोग वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आज क्षेत्रों में होता है, उसे कार्यालयी या कामकाजी हिंदी भी कह सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको कामकाजी हिंदी के नाम से भी संबोधित किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। एकदम सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा इसका उत्तर है, और क्वेश्चन तो हार्ड है एकदम, मतलब कि हमेशा रिपीट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताइए। जो कार्यालय हिंदी है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समाज से कि बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। कहने का मतलब ये है, समाज में रहने वाले बहुत सारे जो इंसान हैं उन तक शासन की जो नीतियां हैं, जो नियम हैं, ठीक है, और उनके अधिकार हैं, उन तक पहुंच सके, इस बेस से हिंदी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। मतलब कि ऐसी कार्यालय हिंदी एक ऐसी हिंदी है जो समाज में रहने वाले बहुत सारे अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, उन सबको जो शासन की बातें होती, शासन के जो नियम कानून है, शासन ने जो अधिकार दिए हैं, गवर्नमेंट ने जो मतलब अधिकार दिए हैं, वो आसान भाषा में आप तक पहुंच सके, आपको अधिकार पता चल सके, ये है कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि समाज से की बहुसंख्यक वर्ग तक शासन का मतलब होगा सरकार, ठीक है, कि नीतियाँ यानी कि जो भी नीति हैं सरकार की, वो सहज रूप से, मतलब एक आसान तरीके से, ठीक है, सामान्य नागरिक तक यानी कि हम सब तक हमारे जो अधिकार हैं उनको जानकारी हमें हो। ठीक है, तो उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। ठीक है, कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए। कार्यालय हिंदी ये कह रहा है कि आपको ये जानकारी देनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो आपके पास हैं पर आप करते नहीं हैं। बहुत सारे हम पॉलिसी जो नीतियाँ हैं बनाते हैं लेकिन अब तक मालूम नहीं होती, तो उनको जानिए। तो ये डायरेक्ट आप तक इन सभी को पहुँचाने का प्रयास करता है। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कार्यालय हिंदी का। ठीक है, इसके अलावा शासन और प्रजा यानी कि गवर्नमेंट और आम जनता के बीच सीधा संवाद यानी कि बातचीत स्थापित करना भी बहुत बड़ा उद्देश्य है कार्यालय हिंदी का। राष्ट्र के विकास यानी देश के विकास में सामान्य नागरिक यानी कि हम सब की सीधे भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है, और यह सभी भी कार्यालय हिंदी के उद्देश्य हैं। राष्ट्र के विकास में यानी कि देश के विकास में हम सभी जो नागरिक हैं, हमारा सबकी भी भागीदारी है, ठीक है, तभी हमारा देश दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। तो इसमें भी सुनिश्चित करना एक कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे उद्देश्य के बारे में।
अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा जा चुका प्रश्न है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, हमेशा आता है, तो नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में आएगा, गारंटी वाला प्रश्न है। ठीक है, पारिभाषिक या फिर पारिभाषिक शब्दावली किससे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये परिभाषा शब्दावली की परिभाषा, लेकिन इसको हम पारिभाषिक कहेंगे। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली क्या है। ओके, तो उत्तर लिखेंगे, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द ना होकर भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। यानी कि जैसे कि रमेश स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर रमेश स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है कि हाँ एक इंसान है रमेश, वही कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आ जाए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे में बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक, उसमें कोई एक इंसान नहीं, तो बहुत सारे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, और आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल और घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो गए और अलग अलग जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। लेकिन रमेश स्कूल जा रहा है, एक निश्चित है कि हाँ रमेश एक इंसान है और वो स्कूल ही जा रहा है, तो निश्चित हो गया। जैसे कि कोई किराना स्टोर की दुकान होती है, तो उस पर आप लोग चाय समोसा तो मिलेगा नहीं, किराना की ही चीज़ें मिलेंगी। तो मतलब कि कोई भी जो चीज़ है उसकी निश्चित हो, एक सीमा निश्चित हो। ठीक है, उसको हम पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे शब्द को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार यानी कि आम बोलचाल की भाषा के शब्द ना होकर, ठीक है, यानी कि आम जो हमारे आम बातें होती वो शब्द नहीं है पारिभाषिक शब्दावली, जिनका कोई एक सामान्य एक निश्चित अर्थ निकले। ठीक है, वो होते हैं पारिभाषिक शब्द। ठीक है, और ये सब यहाँ पर उदाहरण के रूप में यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के नाम दिए गए कि इन क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द होते हैं उनका एक ही निश्चित अर्थ और मतलब निकलता है। तो ये है पारिभाषिक शब्दावली, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर आप अलग से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन महत्वपूर्ण पारिभाषिक हमेशा आएगा। अगला कि पारिभाषिक शब्द की विशेषता क्या है। यहाँ वहाँ पर परिभाषा थी, यहाँ पर शब्द की विशेषता के बारे में पूछ रहा है। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन उत्तर जान लीजिए। ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वह पारिभाषिक शब्द होते हैं। और जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते हैं वो सामान्य शब्द होते हैं। पारिभाषिक शब्द का अर्थ जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों और जिनकी सीमाएं नहीं बांधी जाती वो साधारण शब्द होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनकी सीमाएं बांध दी गई हों। ठीक है, और जिनकी सीमाएं नहीं बांधी गई वो साधारण शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक इंसान है, एक बैड स्टूडेंट है, एक गुड स्टूडेंट है। तो जो गुड स्टूडेंट होगा वो स्कूल जाएगा, ठीक है, उसके बाद घर आएगा, घर में पढ़ाई करेगा, जो घर के दैनिक कार्य होंगे वो करेगा, फिर स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, यही होता है गुड स्टूडेंट। वहीं पर बैड स्टूडेंट होता है तो उसका कोई निश्चित नहीं, हो कहाँ पर कभी भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो बैड स्टूडेंट है वो साधारण शब्द होते हैं। ठीक है, और जो मतलब कि गुड स्टूडेंट हैं वो पारिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, गुड स्टूडेंट पारिभाषिक शब्द है, बैड स्टूडेंट साधारण शब्द है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जिसकी सीमा बांध दी गई हो जिन शब्दों की, वो होते हैं आपके पारिभाषिक शब्द। जिन शब्दों की सीमा नहीं बांधी जाती वे होते हैं साधारण शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला कि संक्षेपण की परिभाषा दीजिए, जो कि एक महत्वपूर्ण और कई बार प्रश्न परीक्षा में रिपीटेड है। उत्तर लिखेंगे, संक्षेपण अथवा सार लेखन का मतलब है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी मतलब डिटेल में अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। किसी बड़े पाठ, निबंध, लेख, शोध, प्रबंध आदि में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुत्तर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। अगर इसका सिंपल सा मतलब देखा जाए या फिर हम आपको बताएं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कम शब्दों में, ठीक है, कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह देना।
ठीक है। जैसे कि बोलते नहीं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब कि बहुत ही बड़ी बात कम शब्दों में कह दी गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका मन शुद्ध है तो आपको तीर्थ यात्रा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका मन पवित्र है तो घर में ही सब चीज़ है, ठीक है, और घर में ही आपके भगवान हैं, माता पिता हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कम शब्दों में अधिक बात कह देना, यही होता है संक्षेपण, ठीक है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी मान लीजिए डिटेल में कोई एप्लीकेशन हो, कोई निबंध हो, किसी के बारे में बताना हो, तो वो चीज़ को कम शब्दों में कर देना ही संक्षेपण होता है बस, ठीक है। बाकी उत्तर आपके समझते पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा रिपीट होता आएगा, इस बार भी पूरी उम्मीद है। संक्षेपण की विशेषताएं बहुत कम आता तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगला है कि पल्लवन से आप क्या समझते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड भी है, उत्तर जान लीजिए। परिचय भाव पल्लवन का अर्थ होता है किसी भाव का विस्तार करना। किसी भी कोई भी इंसान भाव होता नहीं, भाव, तो भाव का विस्तार कर देना मतलब डिटेल में कर देना। इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्तियाँ आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी कहावत हो, ठीक है। जैसे कि गागर में, जैसे कि कहा गया है कि बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भर दिया, तो एक कहावत है ना। तो इस चीज़ को विस्तार कर देना मतलब कि इन्होंने इतनी, जैसे कि गागर में सागर भर दिया, गागर में सागर भर दिया मतलब कि इन्होंने, मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा सागर है उसको गगरी में भर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो बिहारी लाल जी ने ऐसे कह दिया है, इतने चीज़ों का वर्णन कर दिया है कि मानो ऐसे लगता हो कि इन्होंने गागर में सागर ही भर दिया हो, ठीक है। कहते नहीं कि इतनी बड़ी बात कह दी है कि लग रहा है कि गागर में सागर ही भर दिया है। तो ऐसे ही चीज़ें इसमें आएंगी। पल्लवन, पल्लवन का सिंपल सा मतलब फिर से सुन लीजिए, किसी भी भाव का, किसी भी भाव का, किसी भी अर्थ का विस्तार करना मतलब कि डिटेल में करना ही पल्लवन होता है, ठीक है। बाकी आपके समझ तो है, पढ़ लीजिएगा, विस्तार से प्रस्तुत करना। और वहीं यहीं पर पल्लवन की दूसरी भी परिभाषा मैंने प्रस्तुत कर दी है, तो पल्लवन की दूसरी भी परिभाषा जान लीजिए। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है किसी विषय या विचार का विस्तृत करना। कोई भी बात है, कोई भी लेटर है, कोई भी विचार है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसका डिटेल में करना मतलब कि विस्तार करना। इसके अंतर्गत भाव या विचार का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। लेखन की इस क्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं तथा वृद्धिकरण, विषादीकरण, संवर्धन, भाव विस्तार आदि पल्लवन के अनन्य नाम हैं। जब किसी विचार को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है या उसे स्युक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके अर्थ को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता होती है कि उन पंक्तियों को व्याख्याकित यानी कि विख्यात मतलब कि डिटेल में व्याख्या करके की जाए ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके। तो ये होता है पल्लवन, जो कि रामबाण प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। अधिसूचना, आपने शब्द तो सुना ही होगा और एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है हिंदी का, तो ध्यान से सुन लीजिए। अधिसूचना का अर्थ होता है कोई विशेष जानकारी या फिर विशेष सूचना। अधिसूचना का अर्थ है विशेष सूचना, ठीक है। सरकारी नियम, चेतावनी, आदेश, नियुक्त, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। जैसे जब कभी भी आपने देखा होगा आपकी यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम डेट शीट आती है, एग्ज़ाम की डेट की अनाउंसमेंट होती है या फिर रिजल्ट आने वाला होता है, ठीक है, या फिर परीक्षा एग्ज़ाम की जो मतलब कि परीक्षा फॉर्म की जो तिथि होती है वो जारी की जाती है या फिर एग्ज़ाम की डेट में बदलाव किया जाता है, तब देखते नहीं कि लिख के आता नहीं अधिसूचना, ठीक है। तो कोई भी बात है, कोई भी आदेश है या फिर किसी चीज़ की छुट्टी देना है तो एक अधिसूचना वहाँ पर लिख के आता है। और अधिसूचना का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, सभी लोगों तक पहुँचाना। वो एक आदेश भी हो सकता है, एक अवकाश का अधिसूचना, अवकाश यानी कि छुट्टी बताना हो उसके लिए हो, ठीक है, कुछ अपडेट देना हो, बदलाव करना हो, ठीक है, तो ये होता है अधिसूचना। तो इसी प्रकार लिखेंगे। अधिसूचना का अर्थ है विशेष सूचना जो सरकारी नियम, चेतावनी, आदेश, नियुक्त, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। जब आप न्यूज़पेपर में देखते हो तो बहुत सारी अधिसूचनाएँ आती हैं, कोई भी बात गवर्नमेंट को, सरकार को या फिर कोई भी डिपार्टमेंट को आम जनता तक पहुंचानी होती है तो एक अधिसूचना के माध्यम से ही होता है, ठीक है।
एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। सरकारी पत्र के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी पत्र की परिभाषा जान लीजिए। उत्तर लिखेंगे सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, जिनको ऑफिशियल लेटर बोला जाता है। तो सरकार के जो कामकाज से संबंधित जो पत्र होते हैं उनको सरकारी पत्र कहा जाता है या फिर शासकीय पत्र कहलाते हैं। इसका प्रयोग सरकारी विभागों कार्यालयों द्वारा किया जाता है। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का होता है। तो ये होता है सरकारी पत्र। ठीक है। आवेदन पत्र किसे कहते हैं? आवेदन पत्र का मतलब ये हो गया, जब भी आप कोई फॉर्म वॉर्म डलवाने नहीं जाते, किसी भी चीज़ का, नौकरी का, एग्ज़ाम का फॉर्म हो गया या फिर किसी चीज़ का फॉर्म हो गया, तो उसको आवेदन फॉर्म बोला जाता है। तो आवेदन मतलब कि जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, तो आवेदन फॉर्म का मतलब जान लीजिए। आवेदन, जिसको इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं, शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपने से किसी बड़े अधिकारी को ही लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहलाता है। आवेदन पत्र में अपनी स्थिति से अधिकारी को अवगत कराते हुए अपेक्षित सहायता या अनुकूल कार्यवाही की प्रार्थना की जाती है। ठीक है। तो आवेदन एप्लीकेशन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपने से किसी बड़ी, जैसे कि एप्लीकेशन आप लोग छुट्टी के लिए लेते हैं, फीस माफ़ी के लिए मांगते हैं, जैसे कोई कॉलेज है, स्कूल है, तो आप गरीब हैं या फिर आपके पास समस्या है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने कॉलेज के लिए कि सर हम आपके कॉलेज में बीए के स्टूडेंट हैं, इस बैच के हैं, और हमारी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी जो फीस है वो माफ़ कर दी जाए। तो अपने से बड़े अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, अवगत करा रहे हैं अपनी स्थिति के बारे में, तो वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि आवेदन पत्र। हालांकि आवेदन पत्र कई टाइप के आते हैं, लेकिन ये वाला वो आवेदन पत्र नहीं है, फॉर्म वाला, गलती से हमने पहले बोल दिया। ठीक है। ये होता है कि किसी भी बड़े अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट करें छुट्टी के लिए, ठीक है, या फिर फीस माफ़ी के लिए, एनीथिंग, ठीक है, जो आप अपने उच्च अधिकारी के लिए कोई भी आवेदन कर रहे हैं। तो ओके। बहुत सारे प्रश्न हैं। कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा, तय कर लीजिए। ये उत्तर नीचे लिखा, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको उत्तर नहीं समझ में आ रहा तो उत्तर कहीं से भी ढूंढ लीजिएगा, लेकिन सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? विज्ञापन का मतलब ऐड। जो आप टीवी पे, मोबाइल पे कोई प्रचार आता नहीं, तो उसको ही कहा जाता है विज्ञापन, ऐड। ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे। ओके। कोई भी प्रोडक्ट को बेचने या सेवा के संबंध में लोगों को दी जाने वाली सार्वजनिक जानकारी विज्ञापन होती है। ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, प्रोडक्ट आपने देखते होंगे, निरमा है, साबुन है, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, या फिर किसी सर्विस के बारे में बताया जाता है कि आप ये सर्विस ले सकते हैं, इसमें आपको कम खर्चे लगेंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ संबंधित लोगों तक, यानी कि आम जनता तक जो बात पहुंचानी जाती है, सार्वजनिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है, वही होता है विज्ञापन। ठीक है। बाकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनको हम आने वाले दिनों में और भी कवर करा देंगे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। आपका अपना चैनल सक्सेस टू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लासेस मिल रही हैं आपको लगातार। ठीक है। जय हिंद।